नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए। चलिए आज हम देखते हैं 2021 में विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण से संबंधित जो 25 प्रश्न पूछे गए हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे। और आप देखिएगा कि जो 2020 में पूछा गया उसका एक दो प्रश्न इसमें भी पूछा गया, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का और आप पिछले ईयर का भी देखिएगा तो आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आज हम शुरू करते हैं 2021 का विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। पहला ऑप्शन है आदर्शवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा है यथार्थवाद, चौथा है अस्तित्ववाद। तो देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको आदर्शवाद। कोई भी अध्यापक है उनका अनुशासन कब होगा? जब उनका एक आदर्श रहेगा, हम क्लास में शांति बनाए रखेंगे, बच्चे को सही से पढ़ाएंगे। तो आदर्श सही रहेगा तभी वो क्लास में अनुशासन ला सकते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिलता है? कि इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिलता है? ज्ञान के लिए सीखना। आप पहले फील कीजिए, आप समाज में क्या, आप शिक्षा का कौन सा स्तंभ यूज कीजिएगा जिससे आप समाज में अच्छा रह सकते हैं। आप मतलब आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत अच्छा आता है या फिजिक्स का कोई थ्योरी बहुत अच्छा आता है, तो आप समाज में रह जाइएगा। मतलब ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। आप समाज में तभी रह पाइएगा जब आप दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिलता है? दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, अभी 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। कह रहा है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझ लीजिएगा तो आपका शिक्षण संबंधी वाला प्रश्न में पकड़ मजबूत होगा। कह रहा है कि शिक्षक की योग्यता। अब खुद सोचिए, कोई टीचर है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है, आप उससे पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा। शिक्षक का व्यक्तित्व, मान चलिए कोई टीचर है, वो आचरण का बहुत अच्छा पर्सनैलिटी, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं? नहीं। अच्छा शिक्षण मतलब जिसके शिक्षण से प्रभाव में आज हाँ मतलब सर इतना अच्छा पढ़ा है, तो प्रभावशीलता वाला नहीं होगा। कह रहा है शिक्षक की लिखावट, किन्हीं का हैंड राइटिंग अच्छा है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा ही देंगे। कह रहा है शिक्षक की विषय को समझ का होना, वही टीचर सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं जिनको अपना सब्जेक्ट का अच्छा पकड़ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 99 का आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा उसको इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। पहले टीचर खुद करवाए क्वेश्चन, उसके बाद हल करने के लिए कुछ होमवर्क दे दिए। इसमें बच्चा क्या करे? इसमें देखिए निकटता का नियम, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ये प्रैक्टिस हो गया। मतलब आपको ऐसे बता दे कैसे साइकिल चलाओ, उसके बाद फिर आप चला रहे हैं तो क्या हो गया? प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस हो गया मतलब अभ्यास का नियम। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। कहिएगा कैसे, तो समझिए। कह रहा है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। एकदम कॉमन। अच्छा सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं। प्रजातंत्र है, धर्म है, राजनीति है, आधुनिकीकरण है, इसको सजाना है। तो सबसे पहले आप हमको बताइए क्या आया होगा? सबसे पहले आया धर्म आया। कौन आया? सबसे पहले धर्म आया। क्योंकि देखिए पहले तो मानव तो खाना भोजन जीता था, तो उसको सूरज का पूजा, तो इंद्र भगवान का पूजा। वैदिक सभ्यता आया तो उसमें इंद्र भगवान सबका
पूजा किया जाता था, सोम देवता का पूजा किया जाता था, वायु देवता का पूजा किया जाता था। तो सब और धर्म के अनुसार ही, पहले तो धर्म का शिक्षा मिला तो क्या हो गया, पहले धर्म आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, धर्म आ गया, अब उसके बाद देखिए भारत में चलते हैं। भारत में पहले अंग्रेज आ गया, अंग्रेज आ गया तो पहले राजनीति किया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये स्वतंत्रता की लड़े, ये सब क्या राजनीति नेता लीडर हुए तो ये राजनीति किए। तो क्या उसके बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, और उसके बाद भारत फिर आधुनिकीकरण मॉडर्न तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला तो ये तो कॉमन सेंस है, कुछ हो या ना हो आधुनिकीकरण तो सबसे लास्ट में होगा। इसमें आधुनिकीकरण सबसे लास्ट, डी ऑप्शन तो लास्ट में होगा। देखिए डी इसमें है, डी इसमें, मतलब ये दोनों खत्म। अब देखिए फिर हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, राजनीति होगा, सी आ जाएगा, उसके बाद ए प्रजातंत्र, उसके बाद डी आधुनिकीकरण। ये ऑप्शन मिल रहा है बी सी ए डी। अगर आप धर्म का आइडिया लग गया तो आप आराम से यहाँ से इसको टिक कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए। देखिए व्यक्ति भेद का ज्ञान, अगर मान ली कोई टीचर, अगर मान ली कोई एक क्लास में कुछ बच्चा बहुत तेज है, कुछ को प्रॉब्लम है, कुछ को घर में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को कम समझ पाता है, तो सबको लेके एक प्रोग्राम बनाएगा तभी ना सर अच्छे से पढ़ा पाएंगे टीचर। अगर आप लोग भी अध्यापक बनिएगा तो वही कीजिएगा, पहले देखिए कक्षा में किस तरह के बच्चे हैं सब के हिसाब से प्लान बनाइएगा। घर में भी देखिए कुछ अगर मान ली खाना बनता है तो पूछ लेता आप क्या खाइएगा, आप क्या खाइएगा, तो इस ढंग से होता है। अब आप जैसे भोज खाने गए तो देखते हैं बहुत सारा मेन्यू होता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या खाना। उसी तरह टीचर को क्या काम है, मतलब वो पढ़ाना है, और वो पहले देखेंगे किस बच्चा को क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से प्लान बनाएंगे। एक अच्छा अनुशासन के लिए तो नहीं कोई बात, विद्यार्थियों गृह कार्य मूल्यांकन के लिए तो नहीं होगा, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। देखिए इसमें भेद का मतलब सब में भेद कर लेंगे तब किस बच्चा में क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से प्लान बनाएंगे पढ़ाने का, तभी तो अच्छा पढ़ा पाएंगे। और शिक्षक का मेन काम क्या हो गया, पढ़ाना, तो पढ़ाना वाला बात सबसे इम्पोर्टेंट होगा। कह रहा है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया पूंजीकरण, अनुकूलता और परिवर्तन, सांस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण। देखिए मॉडर्न क्या हो गया, मान चलिए पहले गांव में बिजली नहीं आई हुई थी, अब क्या परिवर्तन, पहले लोग लालटेन यूज करते थे, अब क्या कर रहे हैं, बल्ब कर रहे हैं। परिवर्तन किए ना, सरकार बिजली दी तो लालटेन से बल्ब की तरफ चेंज हुआ, परिवर्तन मॉडर्न सिर्फ वही हो गया। तो अनुकूलता और परिवर्तन। कह रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए किस विचार से प्रारंभ किया गया। अब देखिए नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, अध्यापकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के मेन मकसद है इसका नामकरण संख्या बढ़ाने के लिए। समुदाय को तो कोई बात है, ऐसा थोड़ा कि जानबूझ कर अध्यापकों को बिजी कर देंगे, तो कोई बात ही नहीं हुआ, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 104 का ये नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, जिससे कि इसका मेन रीज़न क्या होता है, बहुत सारे अभी भारत में बहुत गरीबी है, तो गरीबी है ना, तो इस कारण से माँ बाप बच्चे को भेज नहीं पाते हैं, बच्चे को काम के लिए भेजते हैं। खाना अगर मिल जाएगा ना तो सरकार सोचा कि हाँ कुछ बच्चे पढ़ने आएंगे, और सही में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है मिड डे मील योजना के बाद। ये अभी भी बहुत भारत में बहुत सारा जगह पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शिक्षक को आप पसंद करिएगा। कह रहा है कि निम्न में से आप किस शिक्षक को पसंद कीजिए, जो पाबंद हो, एकदम रूटीन पे आ रहा है, शोध भी क्षमता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो, जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करता है। देखिए आप अगर शिक्षक है तो शिक्षक का सबसे अच्छा गुण क्या होता है कि वो आपको अच्छे से पढ़ा दे। तो आप देखिए कि कौन टीचर सबसे अच्छा पढ़ा सकता है। हमारे जो रूटीन पे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगर उन रूटीन पे आ रहे हैं योग्यता नहीं है, लेकिन कह रहा है
ये देखिए शोध अभिक्षमता, मान लीजिए उसको टॉपिक का समझने का कैपेसिटी हो, कि टॉपिक में कल्पना करने की कैपेसिटी हो, वो अच्छा आपको पढ़ा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो सी ऑप्शन प्यारा और चादस में आपसे प्यार दुलार से बात कर, अच्छा से पढ़ाई नहीं तो कोई बात ही नहीं बनता। जो मतलब आपको हंसी मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं तो क्या फ़ायदा। इसका आंसर हो जाएगा 105 का आंसर हो जाएगा शोध अभिक्षमता रखने वाला। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। ये देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? किलेपेट्रिक द्वारा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? देखिए, आप इसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से कैसे बच्चा को पढ़ा सकते हैं। एक लेक्चर दे दिए, बोले उसको लिख लो। अब लेक्चर दे दिए, लिख लिए, ये बात ध्यान रखिए। सेमिनार और प्रयोजन, उसको क्या किए, पहले तो उसको अच्छे से समझाए सब बच्चे को, उसको प्रयोजन क्या, प्रोजेक्ट पे दिखाए कैसे करना है, उसको प्रोजेक्ट करवाए। एक है सेमिनार और श्रुति लेख लिखने के लिए दे दिए, एक दे दिए होमवर्क, श्रुति लेख और प्रदत्त का। इसमें सबसे सटीक आंसर है सेमिनार और प्रयोजन। देखिए, जिसमें भी रट्टा मार वाला चीज़ है, देखिए श्रुति लेख रट्टा मारो या प्रदत्त कार भी मतलब होमवर्क दे दिए, बच्चा पर छोड़ दिए, ये सब उतना अच्छा चीज़ नहीं हुआ। लेकिन देखिए श्रुति लेख भी उतना सही नहीं हुआ। लेकिन जब बच्चा को सेमिनार करवाएंगे, उसके साथ उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रयोजन करवाएंगे, उसको प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखेगा। शिक्षण का बेस्ट तरीका सेमिनार और प्रयोजन हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये देखिए आदमी गलत कर दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड हेड, मतलब प्रोजेक्ट आप गांव घर में या अब तो गाँव सिनेमा हॉल ले लीजिए, इतना बड़ा सा प्रोजेक्ट लगा रहता है। प्रोजेक्ट में देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, आईपी डेस्कटॉप होता है, प्रोजेक्टर। आप कभी देखें कि श्याम पट पे बच्चा को पढ़ाया जाएगा? अब स्कूल में भी कर दिया गया सिनेमा हॉल की तरह, आपको मतलब उस पर पीडीएफ चलता है, जो लिखा रहता है उस तरह का वीडियो, उस पर एक मार्कर से अपना टीचर लोग पढ़ाते हैं, सर लोग पढ़ाते हैं। तो देखिए श्याम पट पे तो ये प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर चौक भी होता तो श्याम पट प्रोजेक्ट, ये तो पुराना ज़माना का पढ़ाई का तरीका और अभी भी चल रहा है। लेकिन ये सब मॉडर्न मशीनरी पढ़ाई सिस्टम हो गया। कह रहा है किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? इसका हो जाएगा आंसर वस्तुनिष्ठता। कह रहा है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का अंतर क्या है? इसका हो जाएगा बीच की अवस्था हो जाएगी किशोरावस्था। सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था, सॉरी एक मिनट रुकिए, सबसे पहले हो जाएगा अपना शैशवावस्था 1 नंबर में, उसका दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था, चौथा हो जाएगा युवावस्था। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा क्या है? सिंपल सा बात देखिए, जानने की इच्छा है। शिक्षण का उद्देश्य क्या? अगर आप किसी को पढ़ाने जाएंगे तो सबसे आपका उद्देश्य क्या रहेगा? कि छात्रों को, अभी का ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, एकदम सही बात है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, आप उसको मोटिवेट कीजिएगा तभी ना पढ़ेगा। ये भी आपका शिक्षक का ही काम हुआ, विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये भी हो गया। मतलब सभी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? कह रहा है छात्र का अध्ययन, उद्देश्य की स्पष्टता, रुचि का मापन, उपयुक्त सभी। जब भी देखिए, जब भी इस सब एग्जाम में आपको उपयुक्त सभी आए तो आराम से उपयुक्त सभी मार दीजिए। क्योंकि देखिए आप कैसे इच्छा जगाइएगा, उसका अध्ययन के बारे में बताइएगा, उद्देश्य की स्पष्टता कीजिएगा, रुचि के बारे में आइडिया लगा लीजिएगा, तभी तो बच्चा को मोटिवेट कर पाइएगा। कह रहा है मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि उसको अच्छा व्यक्तित्व बनाना, इसका हो जाएगा नैतिक मूल्य, इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक अनौपचारिक संस्था, एक हो गया देखिए वर्ग कक्ष हो गया, एक तो फिक्स जगह हो गया। खेल का मैदान देखिए बड़ा सा खेल का मैदान है, इसमें कोई बच्चा यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा, यहाँ खेलेगा। लेकिन क्लास में सब बच्चा फिक्स जगह पे बैठ के पढ़ता है। पुस्तकालय में भी देखिए एक फिक्स जगह पे सब बैठता है। सेमिनार भी होता है, ऐसा थोड़े कि आज 2 मिनट में कुर्सी पर बैठे, 5 मिनट उसकी कुर्सी पर बैठे, एक जगह आराम से बैठ जाते हैं। तो अनौपचारिक संस्था कौन हो जाएगा? खेल का मैदान। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या अनुदेशात्मक कार्य है? देखिए एक प्रश्न
कह रहा है मनुष्य पूर्ण है ता शिक्षा मनुष्य में विद्वान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किन्होंने कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद कहे थे। कह रहा निम्न में कौन प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पपेट। इसमें देखिए पपेट आपका प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टेड उपकरण नहीं है। ये एक प्रोजेक्टेड से ऊपर भी क्वेश्चन है, देखिए प्रोजेक्टेड आ जाए ना तो आपको देखिए कि कॉमन सेंस यूज कीजिए, या देखिए कि जो मॉडर्न ये जो मतलब नॉर्मल यूज होता है वो प्रोजेक्टेड नहीं होगा, या जिसमें मशीन का सिस्टम यूज हो गया या इंटरनेट वाला चीज़ हो गया या मोबाइल टीवी टाइप का कुछ चीज़ यूज हो रहा है तो हो जाएगा प्रोजेक्टेड में। तो देखिए ये फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ यूज करेंगे। देखते हैं कि टीवी पे या प्रोजेक्ट पे कोई बच्चा को फ़ोटो दिखाते हैं पढ़ाते समय तो फोटोग्राफ ये तो होगा ही, फ्लैश कार्ड ये भी होगा, स्लाइड भी होगा, लेकिन पपेट नहीं होगा। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। इसमें एक ही बात ध्यान होता है, जब भी बच्चा में कुछ भी दिक्कत हुआ आपको एक ही बात ध्यान रखना है, जब भी बच्चा में कुछ दिक्कत हुआ तो फॉल्ट किनका है? अध्यापक का। बस अब देखिए जब बच्चा फेल होता है तो कौन दोषी होगा? बच्चा पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ने उत्तर किया कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था फुल। इसमें टीचर आ गए तो इसका आंसर होगा डी। चलिए ठीक है, तो इसके लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपको 10 से 15 क्वेश्चन ट्रिक से पूछे जाते हैं, जिसका हम एक स्पेशली वीडियो भी बनाए और अच्छे से समझा भी दिए, तो आप आराम से कॉमन सेंस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ शिक्षा संबंधित आर्टिकल या कब नियम पारित हुआ ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको शिक्षा संबंधित कौन नियम दिए थे ये पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।